ईरान अली लारिजानी की मौत का बदला लेने की कस्में खा रहा है। हजारों लोग उनकी मौत का मातम मनाने सड़कों पर उतरे हैं। उधर अमेरिका में अलग ही बवाल है। सवाल उठ रहा है कि अमेरिका फर्स्ट या इजराइल फर्स्ट। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले ट्रंप अब मेक अमेरिका वेट अगेन पर आ गए हैं। अमेरिकी जनता वेट कर रही थी कि साहेब सफाई तो दो कि ये जंग क्यों शुरू की। आखिर ईरान से ऐसा क्या इमीडिएट थ्रेट था, क्या खतरा था कि जंग छिड़नी पड़ी। ट्रंप इन सवालों से बच ही रहे थे कि उनकी टीम से एक ऐसा इस्तीफा आया है जिसने सारा गुण गोबर कर दिया है। ऊपर से ट्रंप के पुराने दोस्तों ने भी उन्हें एक पाठ पढ़ा दिया है। टू हैव अ फ्रेंड यू हैव टू बी अ फ्रेंड। दोस्त पाने के लिए पहले खुद एक अच्छा दोस्त बनना पड़ता है। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne DSP Candid and Rajnigandha। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। एक वक्त था जब ट्रंप अपनी रैलियों में कहते थे कि वो अमेरिका को नेवर एंडिंग वॉर, कभी न खत्म होने वाले युद्धों से बाहर निकालेंगे। अमेरिका फर्स्ट का नारा देकर उन्होंने मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की फौज तैयार की थी। आज वही फौज ईरान जंग के मुद्दे पर उनसे बगावत कर रही है। आलम यह है कि ट्रंप गैरों से मदद की उम्मीद कर रहे हैं और उनके अपने ही उनका साथ छोड़ रहे हैं। बगावत का सबसे बड़ा चेहरा जो केंट अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर NCTC के डायरेक्टर थे। ये एजेंसी पूरे अमेरिका में आतंकवाद से जुड़ी खुफिया जानकारी संभालती है। केंट एक पूर्व अमेरिकी सैनिक हैं। वो इराक युद्ध सहित 11 सैन्य अभियानों का हिस्सा रहे हैं। सेना के बाद उन्होंने CIA अमेरिकी खुफिया एजेंसी के लिए भी काम किया है। ट्रंप ने खुद उन्हें उस पद के लिए चुना था, लेकिन पद संभालने के 8 महीने से भी कम समय में केंट ने ईरान जंग के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक्स पर ट्रंप के नाम लिखा अपना इस्तीफा सार्वजनिक कर दिया। इसके बाद इसके कुछ हिस्से अमेरिका की विदेश नीति और इजराइल के प्रभाव पर सवाल खड़े कर रहे हैं। केंट ने लिखा, मैं ईरान में चल रही इस जंग की हिमायत नहीं कर सकता। ईरान से हमें कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं था। हमने ये जंग सिर्फ इजराइल और उसकी ताकतवर अमेरिकी लॉबी के दबाव में शुरू की है। केंट का कहना है कि शुरुआत में कुछ बड़े इजरायली अफसरों और अमेरिकी मीडिया के रसूखदार लोगों ने एक झूठा नैरेटिव बनाया और ट्रंप को धोखे में रखा। ट्रंप को यकीन दिलाया गया कि ईरान से बड़ा खतरा है और तुरंत हमला करने से जल्दी जीत मिलेगी। बकौल केंट, ये बिल्कुल वही पुरानी चाल है जिसका इस्तेमाल इजरायलियों ने अमेरिका को इराक की जंग में धकेलने के लिए किया था। केंट ने लिखा कि मैं एक पूर्व सैनिक हूं और मैंने सीरिया में इजराइल की रची हुई जंग में अपनी पत्नी शैनन को खोया है, इसलिए मैं आने वाली नस्लों को ऐसी जंग में लड़ने और मरने के लिए नहीं भेज सकता। सरेआम बेइज्जती हुई तो जाहिर है ट्रंप ने जवाब भी दिया है। कहा है कि जो केंट सुरक्षा के मामले में बेहद कमजोर थे और उनका जाना अमेरिका के लिए अच्छा ही है। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली लगा कैंडिड। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने भी केंट के दावों को अपमानजनक और उपहास से बता दिया है। जो केंट के इस्तीफे ने ट्रंप की नीयत पर सवाल तो उठाए ही हैं, इस जंग के असली मकसद वॉर एम पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। ट्रंप सरकार शुरुआत से ही इस बात को साबित करने में पसीने छोड़ रही है कि आखिर ईरान से अमेरिका को ऐसा कौन सा इमीडिएट थ्रेट था जिसके लिए जंग छेड़ दी गई। जब कोई ठोस खुफिया जानकारी या सबूत नहीं मिला तो व्हाइट हाउस ने गोल मोल जवाब देना शुरू कर दिया। आखिर में बात सिर्फ इस पर आकर टिक गई कि ट्रंप को ऐसा महसूस हुआ कि ईरान अमेरिका पर हमला करने वाला है, इसलिए पहले ही हमला कर दिया गया। इस बात का कोई सबूत नहीं दिया गया कि क्या वाकई ईरान ऐसे किसी हमले की साजिश रच रहा था। अब अमेरिकी मीडिया में चर्चा है कि क्या जो केंट के बाद कुछ और बड़े विकेट गिरेंगे। इसमें अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड के एक पोस्ट का जिक्र भी हो रहा है। तुलसी सालों से अमेरिका को ईरान के साथ जंग में न उलझने की चेतावनी देती रही हैं और जो केंट शुरुआती में उन्हीं के अंडर काम कर चुके हैं। 17 मार्च को तुलसी ने एक्स पर एक पोस्ट किया, लिखा कि ये तय करना राष्ट्रपति का काम है कि ईरान में से कोई खतरा अमेरिका को है या नहीं। तमाम जानकारियों को खंगालने के बाद ट्रंप इस नतीजे पर पहुंचे कि ईरान से अमेरिका को खतरा है और उन्होंने उसी हिसाब से कदम उठाया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि तुलसी ने कहीं भी ये नहीं लिखा कि वो खुद इस खतरे वाली बात से, इमीडिएट थ्रेट वाली बात से सहमत हैं या नहीं। यानी पूरी जिम्मेदारी
ट्रंप के मत थे। ये इस्तीफा ट्रंप के कट्टर मागा समर्थकों के बीच भी फूट डाल रहा है। टकर कार्लसन, मेगन केली और मैट वॉल्श जैसे ट्रंप के सबसे पक्के समर्थक भी इस जंग के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। टकर कार्लसन ने तो जो केंट को अमेरिका का सबसे बहादुर इंसान बता दिया। रिपब्लिकन पार्टी की नेता मार्जरी ट्रेलर ग्रीन ने कहा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मतलब अमेरिका फर्स्ट होना चाहिए था, न कि इजराइल फर्स्ट। अलग अलग अमेरिकी पोल्स भी बता रहे हैं कि ज्यादातर अमेरिकी ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ हैं। ट्रंप का यह अकेलापन सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं है। वो चाहते हैं कि उनके पुराने दोस्त उन्हें इस दलदल से बाहर निकालें जो खुद उन्हीं का बनाया हुआ है। शायद ट्रंप को कभी ये बुनियादी बात सिखाई ही नहीं गई कि दोस्त बनाने के लिए पहले खुद एक अच्छा दोस्त बनना पड़ता है। उनकी तमाम अपीलों के बावजूद यूरोप और नेटो ने खुद को इस जंग से किनारे रखा है। यूरोप की अपनी वजह है। इन्हीं ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी दी थी। यूरोप को अपना दुश्मन मान लिया था एक तरह से। अपने दोस्तों पर उन्होंने टैक्स बढ़ाए थे और उन्हें सरेआम जलील किया था। अब वो उन्हीं से मदद मांग रहे हैं, वो भी ऐसी मदद जिसमें उन्हें अपनी सेना उतारनी पड़ेगी। यानी ऐसी घाटे की डील है जिसे एक कारोबारी के तौर पर, एक बिजनेसमैन के तौर पर खुद ट्रंप होते तो सिरे से खारिज ही कर देते। लबुलवाब यह है कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति आज उन्हें पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला कर गई है। अब बात ईरान की करते हैं। इजराइल एक के बाद एक ईरान के बड़े चेहरों को निशाना बना रहा है। आयतुल्लाह अली खामनेई से जो लिस्ट शुरू हुई थी वो लंबी होती जा रही है। फौज की दुनिया में इसे डीकैपिटेशन स्ट्रैटेजी कहते हैं। इजराइल का दावा है कि उसने पिछले 2 दिनों में ईरान के 3 लीडर्स की हत्या कर दी है। पहले ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी, दूसरे बासीज मिलिशिया के हेड गुलाम रेजा सुलेमानी और तीसरे ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब। इस्माइल खतीब की मौत की पुष्टि अभी नहीं हुई है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा है कि उन्होंने और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को खुली छूट दे दी है कि अब किसी भी बड़े ईरानी नेता को मारने के लिए अलग से मंजूरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब में सबसे ज्यादा चर्चा अली लारिजानी की है। तस्वीरें देखिए, ये ईरान की राजधानी तेहरान है। हजारों की संख्या में लोग लारिजानी और सुलेमानी की मौत का मातम मनाने आए हैं। लारिजानी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अपनी मौत से महज 4 दिन पहले 13 मार्च को कुद्स डे की रैली में लारिजानी काला चश्मा पहने तेहरान की सड़कों पर निकले थे। उनसे कुछ ही दूर इजरायली और अमेरिकी बमबारी हुई और वो इत्मीनान से लोगों के साथ हाथ मिला रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। अमेरिका को चिढ़ाने का उनका अपना एक अंदाज था। उन्होंने सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप को भी जमकर ताने मारे थे कि जल्द जीत हमें मिल जाएगी, हम जीत गए हैं जंग। तो लारिजानी ने लिखा कि जंग शुरू करना आसान है लेकिन इसे चंद ट्वीट से जीता नहीं जा सकता। लारिजानी व्हाइट हाउस को एप्स्टीन फाइल्स के नाम पर भी ट्रोल कर रहे थे। लारिजानी जैसे ताकतवर लीडर की हत्या के बाद ईरान पर इसका क्या असर पड़ेगा, जंग पर इसका क्या असर पड़ेगा, इजराइल की स्ट्रैटेजी कितनी कारगर है, अगर सर कट जाए तो धड़ कब तक लड़ेगा। इजराइल ये मानकर चल रहा है कि बड़े लीडर्स मार दिए जाएं तो ईरान में विद्रोह भड़क उठेगा और सरकार गिर जाएगी। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान है? हमास और हिजबुल्लाह की मिसाल हमने देखी है। 1987 में हमास के बनने के बाद से इजराइल ने उसके कई बड़े नेताओं का खात्मा किया है। 2004 में शेख अहमद यासीन, 2024 में इस्माइल हानिया और याया सिनवार, इसी तरह 2024 में हिजबुल्लाह के हसन नसरल्लाह, हाशिम सफीद्दीन और फुआद शुक्र को भी मारा गया। हमास के खालिद मशाल और खलील अल हैया जैसे नेताओं पर भी हमले हुए लेकिन नाकाम रहे। क्या इन हत्याओं से इन गुटों के इरादों पर ज़रा भी असर पड़ा है? सच तो यह है कि लगभग हर बार प्रैग्मेटिक यानी व्यवहारिक नेताओं की जगह ज़्यादा कट्टरपंथी नेताओं ने ली है और लड़ाई को और भी आगे बढ़ाया है, जड़ से ख़त्म नहीं हुई। ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स थे। अमेरिका के कारनामों की भी मिसालें हमारे सामने हैं। सद्दाम हुसैन के बाद इराक का जो हाल हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा है। वहाँ लोकतंत्र तो नहीं लौटा, अलबत्ता बरसों तक खून खराबा ज़रूर होता रहा। फिर ईरान और इराक में ज़मीन आसमान का फ़र्क भी है। ऐसे में सवाल है कि ईरान में जंग के बाद किस रास्ते सत्ता जो है उसकी जाएगी। अली लारिजानी की इमेज एक बैलेंसिंग पावर के तौर पर थी। वो ईरानी निज़ाम में कट्टरपंथियों और नरमपंथियों के बीच एक पुल का काम करते थे। देश की सेना, मजहबी लीडरशिप और चुना हुआ सरकारी सिस्टम, लारिजानी इन तीनों चीज़ों पर, इन तीनों खेमों पर मजबूत पकड़ रखते थे। वो खुद एक बड़े मजहबी ख़ानदान से आते थे। उनके पिता एक बड़े शिया धर्मगुरु थे। वो मदरसे में पढ़े थे लेकिन
पश्चिमी दर्शन भी पढ़ाते थे। इमैनुअल कांट के फिलॉसफी पर उन्होंने कई किताबें भी लिखी थी। उन्होंने फौज में भी काम किया था और सरकार में भी। जब ओमान के जरिए अमेरिका से समझौते की बात चल रही थी तो लारिजानी ने ही ईरान की शर्तें तय की थी। वो वाहिद ऐसे नेता थे जिन पर ईरान की ताकतवर रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी IRGC भी भरोसा करती थी। वो IRGC के सीनियर कमांडर्स को कंट्रोल कर सकते थे और इसके साथ साथ दूसरे पक्ष में वो खाड़ी देशों से बातचीत का रास्ता भी खुला रख सकते थे, डिप्लोमेसी भी और पावर भी। लारिजानी 11 साल तक ईरानी संसद के स्पीकर रहे और उसी दौरान पश्चिमी देशों से परमाणु समझौता भी करवाया। वो पूरी तरह नरमपंथी नहीं थे, ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन देश के खातिर बीच का रास्ता निकालना जानते थे। कहा जाता है कि इसी वजह से उन्हें राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से रोक भी दिया गया था, क्योंकि कट्टरपंथी खेमा उन्हें अपने लिए खतरा मानता था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अली खामेनेई की हत्या के बाद जब उनके बेटे मुस्तफा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाने की बात उठी तो लारिजानी ने इसका अंदर खाने कड़ा विरोध किया था। मुस्तफा के हाथ में सत्ता जाने का मतलब था सेना का देश पर पूरी तरह हावी हो जाना, क्योंकि IRGC से उनके रिश्ते अच्छे थे। इसलिए लारिजानी ने इस फैसले को टालने की बहुत कोशिश की। उनका तर्क था कि जंग के बाद देश किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए नया सुप्रीम लीडर चुनने में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह दांव हारने के बाद भी उन्होंने देश में संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। अगर उनके जाने के बाद पूरी कमान उन कट्टरपंथियों के हाथ में चली जाए जिनके लिए जनता दूसरे नंबर पर है और ईरानी निज़ाम की हिफाजत, इस्लामी निज़ाम की हिफाजत सर्वोपरि हो, तो आगे क्या होगा ये सवाल है। सवाल तो ये भी है कि इजराइल और अमेरिका बात किससे करेंगे। अगर समझौते की ज़रूरत पड़ी तो नेगोशिएशन कैसे होगी। अगर हम अमेरिका और इजराइल की नीयत पर यकीन कर भी लें और ये मान कर चल लें कि ये सब कुछ लोकतंत्र की बुनियाद बनाने के लिए हो रहा है, और हम ये भी मान लें कि वो अपने पवित्र मकसदों में कामयाब हो जाएंगे, तो भी ये सवाल बना रहेगा कि क्या इजराइल और अमेरिका के पास इस बर्बादी के बाद कुछ नया बनाने का कोई प्लान है, क्या कोई ब्लूप्रिंट है। क्योंकि उजाड़ना बड़ी ताकतों के लिए हमेशा से आसान रहा है और बसाना बहुत मुश्किल। हमने जानकारों से इस मसले पर बात की। तो देखिए, दो सूरत हाल हैं। इसराइल का गोल है, जो थोड़ा अमेरिका से अलग है, कि रजीम या तो कोलैप्स हो जाए या कंट्री ही कोलैप्स हो जाए। सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, बल्कि हो सकता है सिविल वॉर भी अगर हो जाए तो इसराइल के लिए तो सही है। अमेरिका नहीं चाहता कि सिविल वॉर हो, नहीं तो उसका खतरा जो है वो आसपास के इलाके में होगा, गल्फ कंट्रीज के लिए भी होगा, तेल के ऊपर होगा कीमत पे, क्योंकि पर्शियन गल्फ अनस्टेबलाइज हो जाएगा। तो अमेरिका चाहता है कि बस रजीम गिर जाए। तो ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी गिरा के रजीम को घुटनों पे ले आए या एक रेबेलियन करवा दें अंदर। दूसरी जो ज्यादा मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा चांसेस हैं जिस चीज के, वो ये है कि क्योंकि आपने सब टॉप लीडरशिप को मार दिया तो कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं बचेगा, कोई एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिकल आदमी, एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी नहीं बचेगा, क्योंकि फिर यंगर लोग होंगे और वो ज्यादातर IRGC के लोग होंगे, आर्मी के लोग होंगे। तो फिर वो लड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो हारे तो उनको जान से मार देंगे, ऑपोजिशन के लोग जान से मार देंगे या इजराइल जान से मार देगा। तो वो उनको पता है कि हार तो किसी हालत में कबूल नहीं है, लड़ते हुए मरना पड़ेगा। तो वो लोग फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि कोई बड़ा बचेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से ट्रंप ने क्यों इसके लिए अपनी हाँ दी, अपनी मंजूरी दी, समझ में नहीं आता। क्योंकि लारिजानी के मारे जाने के बाद और इन लोगों के बाकी लोगों के अब कोई इतना एक्सपीरियंस है नहीं इस वक्त। तो देखते हैं क्या होता है। अभी कुछ लोग बचे हुए हैं, जैसे आराक्ची फॉरेन मिनिस्टर और पेजेश्कियान प्रेसिडेंट बचे हुए हैं। अगर इनको भी निकाल लिया तो फिर तो कोई भी नहीं बचेगा जो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। अब वो सुना ये है कि वो मुश्तबा खामेनेई के पीछे लगे हुए उनको मारने के। तो देखते हैं क्या होता है। दो ही सूरत हाल हैं, या तो ये लंबी चलेगी या फिर रजीम कोलैप्स हो जाएगा या कंट्री का ही कोलैप्स हो जाएगा। वो भी तीसरी एक पॉसिबिलिटी है एक्चुअली। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। रूस पाकिस्तान को डिस्काउंटेड कीमत पर तेल बेचने के लिए तैयार है। कई पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स ने पाकिस्तान में रूस के राजदूत अल्बर्ट खुरेव के हवाले से दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्बर्ट खुरेव ने कहा है कि अगर पाकिस्तान रूस से औपचारिक रूप से तेल की डिमांड करता है तो रूस उसे रियायती कीमत पर तेल देने को
तैयार है। बकौल मीडिया रिपोर्ट्स अल्बर्ट खुरेव ने 16 मार्च को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। हालांकि रूस की सरकार या दूतावास की तरफ से अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान रीड आउट जारी नहीं किया गया है, लेकिन अगर इस दावे को सच मान लें तो भारत में भी इस फैसले का असर देखने को मिल सकता है। विपक्ष ने तो अभी से ही इन रिपोर्ट्स को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इसी बीच रूस से भारत को मिलने वाला तेल का जो डिस्काउंट है वो भी कम हो गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत वर्तमान में रूस से $98.93 प्रति बैरल की कीमत से तेल खरीद रहा है, जो अब तक की रिकॉर्ड अधिकतम कीमत है। भारत को मिलने वाला डिस्काउंट भी घटकर $4 प्रति बैरल तक रह गया है, जो पहले $13 तक का था। हालांकि इसकी मुख्य वजह यह भी है कि ईरान अमेरिका की जंग शुरू होने के बाद से रूसी तेल की डिमांड बहुत बढ़ गई है। खासकर अमेरिका की तरफ से 1 महीने के लिए रूसी तेल की खरीद की मंजूरी दिए जाने के बाद डिमांड और भी बढ़ गई। इसी वजह से कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या रूस पाकिस्तान को सच में तेल देता है, और अगर हाँ तो कितनी कीमत पर, भारत से कम या ज़्यादा या उसी रेट पर। अगर ऐसा होता है तो बदहाल पाकिस्तान के लिए भी ये राहत भरी खबर होगी, क्योंकि उसके यहाँ तेल की कमी का संकट खड़ा हो गया है। हालात ऐसे हैं कि सरकार को वर्किंग डेज घटाकर 4 दिन का करना पड़ा है। 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम और स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा की गई है, जिससे तेल की खपत कम हो, बचाया जा सके तेल। अब आते हैं अगली सुर्खी पर। चीन के एक कॉलेज ने अपने स्टूडेंट्स से कहा है कि छुट्टियों में प्यार और रोमांस करो। चीन के सिचुआन साउथ वेस्ट वोकेशनल कॉलेज ऑफ एविएशन में 1 अप्रैल से मिड टर्म ब्रेक शुरू हो रहे हैं और इस छुट्टी की थीम है सी द फ्लावर्स एंड एंजॉय रोमांस। कॉलेज अथॉरिटी ने बाकायदा नोटिस जारी कर टीचर्स और स्टूडेंट्स से कहा है कि छुट्टियों में किताबें छोड़कर आराम करो। स्टूडेंट से कहा गया है कि वो फूलों को देखें, उसका आनंद लें, प्यार में पड़ें और रोमांस करें। चीन जैसे देश में जहां आमतौर पर अच्छी ग्रेड और करियर लोगों की प्राथमिकता होती है, वहां कॉलेज में इस तरह की पहल जो है अनोखी है। कॉलेज प्रशासन इसके जरिए स्टूडेंट्स को शादी करने और घरेलू जीवन की शुरुआत करने के लिए मोटिवेट करना चाहता है। दरअसल चीन कम होते बर्थ रेट की समस्या से जूझ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2015 तक वहां सिंगल चाइल्ड पॉलिसी लागू थी, यानी 1 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की मनाही थी। इस वजह से देश में जनसंख्या बढ़ने की दर बहुत ज़्यादा गिर गई। अधिकतर आबादी बूढ़ी हो गई, युवाओं की संख्या घट गई। संकट पैदा हो गया कि आने वाले समय में देश में पर्याप्त वर्कफोर्स ही नहीं होगी। इस वजह से सरकार अब लोगों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए मोटिवेट करना चाहती है, लेकिन दशकों तक सिंगल चाइल्ड पॉलिसी की वजह से चीन के लोग भी अब कम बच्चों वाले लाइफस्टाइल में ढल गए हैं। वो ज़्यादा बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते। इस वजह से सरकार अब लोगों की लाइफस्टाइल में भी बदलाव लाना चाहती है, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग नियमों से। इसी को देखते हुए अब चीन में स्प्रिंग और ऑटम यानी बसंत और पतझड़ की भी छुट्टियां शुरू की जा रही हैं, जबकि पहले पारंपरिक तौर पर केवल गर्मी और सर्दियों की ही छुट्टियां हुआ करती थीं। सरकार का मानना है कि इससे लोग घूमने फिरने और मनोरंजन के लिए ज़्यादा समय देंगे और इससे बर्थ रेट में भी जो गिरावट आ रही है वो कम करने में मदद मिलेगी। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।